एक देश में एक परिवार के 40 लोग सरकार कैसे चला रहे थे? अब पूरे देश का 70% बजट अपने कंट्रोल में कैसे रखा हुआ था? एक सरकार ने अपनी सभी स्ट्रीट लाइट को ऑफ करने का हुक्म क्यों दे दिया है? एक देश जिसमें कल तक दो एथनिक और रिलीजियस ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, आज वो दोनों इकट्ठा किस बात पे आ गए हैं? एक देश जो अपने पूरे रीजन में सबसे डेवलप और प्रॉस्परस हुआ करता था, आज सभी देशवासी सड़क पे कैसे आ गए? श्रीलंका साउथ एशिया का एक बहुत छोटा सा खूबसूरत सा देश है, जिसे पल्स ऑफ इंडियन ओशियन भी कहा जाता है, जो कि अपने टूरिज्म के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। श्रीलंका देश तो छोटा सा है, इकोनॉमी तो छोटी है, लेकिन वो कोई गरीब देश नहीं है। अगर पर कैपिटल जीडीपी और इनकम के हिसाब से देखा जाए तो साउथ एशिया का सबसे प्रॉस्परस और डेवलप कंट्री माना जाएगा। एक देश जो कि कभी अपनी खूबसूरती के लिए, टूरिज्म के लिए और क्रिकेट के लिए फेमस हुआ करता था, लेकिन आजकल उसकी खबर केवल खराब वजहों से आ रही है। रिसेंट टाइम में वहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है। वहां की सरकार फूड और फ्यूल की सप्लाई प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। इन्फ्लेशन का रेट काफी ज्यादा हो गया है। वहां पे फूड और फ्यूल के लिए आकार मचा हुआ है। लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। लोगों को अपने ईंधन के लिए, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। जो चीज अवेलेबल भी है उसका रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से वो बाहर हो गया है। इन्फ्लेशन रिसेंट टाइम में वहां पे 25% तक पहुंच गया है। बेसिक नीड्स वहां पे आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका की एक फैमिली ने बताया कि जिनके परिवार में 3 लोग हुआ करते थे और कल तक उनके महीने का जो एक्सपेंस था वो 30,000 हुआ करता था, आज वो 80,000 तक पहुंच गया है। वहां की पावर क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बिजली की सप्लाई नहीं आ रही है कि सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि परिवार को केवल 24 घंटे में से 4 घंटे ही बिजली मिलेगी। उसके अलावा वहां पे जो रोड स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, वो सब ऑफ करने का निर्देश दिया गया है। वहां की हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वो ऑपरेशन के लिए जो बेसिक नीड्स होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से काफी लोग या तो बीमार हो रहे हैं, बीमार होने के बाद वो सीवियर प्रॉब्लम जा रहे हैं, उसके बाद काफी लोग मर भी जा रहे हैं। इस वजह से आपने रिसेंट टाइम में देखा कि वहां पे लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्टर्स प्रेसिडेंट के घर में घुस गए हैं, प्रधानमंत्री के घर में घुस गए हैं। आपने बहुत फेमस स्विमिंग पूल में जो लोग नहा रहे हैं वो देखा होगा। उस वजह से वहां के प्रेसिडेंट को चुपके से अपने हवेली से भागना पड़ा। अब बात यह है कि श्रीलंका के खराब होते वजह और उसकी तबाही की वजह क्या है? उनकी वजहों में अथॉरिटेरियन रिजीम, नेपोटिज्म, करप्शन इन द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और उसके अलावा कुछ हिस्टोरिक रीजन भी है। 1940s का जो दौर था वो डीकॉलोनाइजेशन का टाइम था। बहुत सारे एशिया और अफ्रीका के कंट्री आज़ाद हो रहे थे। वो अपने नए नए रास्ते ढूंढ रहे थे अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। लेकिन उस टाइम दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, दूसरा दूसरा कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ब्लॉक जिसको यूएसएसआर उस टाइम का लीड कर रहा था। लेकिन कुछ नए कंट्री ऐसे थे जिसको इंडिया लीड कर रहा था, जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ऑप्ट कर रहे थे, यानी वो किसी तरफ झुके नहीं, उन्होंने अपना एक नया रास्ता ढूंढा। लेकिन श्रीलंका ने अपने आप को अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ झुका लिया, इसलिए उसने अपनी पूरी इकोनॉमी को उनके भरोसे छोड़ दिया। वो अब obvious सी बात है, वहां नए नए कंट्री जो आजाद हो रहे थे उनके सारे रिसोर्स को छीन लिया गया था। उनके कॉलोनियल मास्टर ने उनको तरीके से कंगाल बना दिया था, तो उनको नए नए अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत थी। अब जैसे इंडिया चाइना जो उसी टाइम पे आजाद हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता ऐसा चुना कि पहले अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करी, ताकि अपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, अपने लोगों को थोड़ा रोजगार मिल जाए, उसके बाद हम बाहर की तरफ देखेंगे। लेकिन श्रीलंका ने उसी टाइम बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो आईएमएफ और अमेरिका के पास चला गया। आगे सी बात, आपको पता है कि आईएमएफ जो भी लोन देता है उसमें बहुत सारी कंडीशनलिटीज होती है। आईएमएफ के ऊपर ये आरोप भी लगता है वो काफी प्रो वेस्टर्न, काफी प्रो अमेरिका है। उसी टाइम पे श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से वेस्टर्न के हवाले कर दिया। अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने का बहुत ज्यादा उसको मौका मिला नहीं। उसके फंडामेंटल उसी टाइम से वीक होना शुरू हो गए। बट क्योंकि इकोनॉमी बहुत छोटी है, छोटी पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल बहुत कम है, इसलिए वो चीज ज्यादा पता नहीं चली, वो चीज दबी रहेगी। श्रीलंका अपनी जोग्राफिकल लोकेशन और खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। वहां के जीडीपी का लगभग 12 से 13% केवल टूरिज्म से आता है। 2018 में तो टूरिज्म बिल्कुल बूम था, बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पे आए। लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा दिनों तक बनी नहीं रही। 2019 में ईस्टर वाले दिन वहां पे बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट का हाथ बताया जाता है। उस बम ब्लास्ट में बहुत सारे टूरिस्ट मारे गए, जिससे बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट भी थे। उसके बाद से विदेशी टूरिस्ट आने वालों की संख्या में लगातार कमी होती गई, जिससे उनके जो फॉरेन डॉलर में अर्निंग हो रही थी वो भी कम हो गई। लेकिन ये प्रॉब्लम वहां पे नहीं रुकी। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को इमीडिएटली कंट्रोल नहीं कर पाई। रादर कुछ लोग तो कहते हैं कंट्रोल करना चाहती नहीं थी। उसके बाद वहां पे एंटी मुस्लिम राइट शुरू हो गए। मुसलमानों के घर, दुकान वहां पे जलाए जाने लगे, जिसमें बहुत सारे मेजॉरिटी सिंहाली टेरर ग्रुप भी शामिल थे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल और फेसबुक की भूमिका भी बहुत संदिग्ध पाई गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती थी इस तरह के एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी राइट्स वहां पे होते रहे, क्योंकि जो उस टाइम पे वहां पे गवर्नमेंट थी उनका वो वोट बैंक बनाने में हेल्प कर रहा था। उनका वोट बैंक वही था जो प्रो सिंहालीज, प्रो मेजॉरिटेरियन हुआ करता था। उससे उनके वोट बैंक इलेक्शन जीतने में तो काफी फायदा हुआ, लेकिन वहां की इकोनॉमी तबाह होती गई, टूरिज्म चला गया। और जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दिया। उसके बाद तो टूरिज्म जीरो ही हो गया, इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप हो गई। श्रीलंका में इथनिक क्लैश, इथनिक टेंशन का इतिहास बहुत पुराना है। वहां की सोसाइटी मेनली दो ग्रुप में बटी हुई है। एक सिन्हालिस मेजॉरिटी ग्रुप है, एक तमिल माइनॉरिटी ग्रुप है। सिन्हालिस मोस्टली बुद्धिस्ट हैं और जो तमिल है वो मोस्टली हिंदू हैं, जिनका ओरिजिन कहीं ना कहीं इंडिया से है।
वहां के तमिल का हमेशा से आरोप रहा कि उनको दबाया जाता है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी कोई आवाज नहीं है। उस वजह से वो हमेशा एक ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे लिट्टे गुरु बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, जो कि अलग तमिल स्टेट की डिमांड करने लगा, यानी अलग कंट्री की डिमांड करने लगा। इसकी वजह से 1989 से लेकर 2009 के बीच में वहां पे सिविल राइट्स होते रहे, जिसमें इसमें दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत सारा पंगे चलते रहे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो माइनॉरिटी में होता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जो पावरफुल नहीं होता है, मोस्टली मारे वही जाता है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि वार के दौरान 1,40,000 तमिल की हत्या करी गई। श्रीलंका जैसे छोटी पॉपुलेशन वाले कंट्री के लिए ये प्रपोर्शन अपने आप में बहुत ज्यादा है। केवल सिविल वार के आखिरी टाइम 2009 में 40,000 तमिल की हत्या करी गई। 2009 में सिविल वार तो खत्म हो गया, लेकिन ये टेंशन बनी रही। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी महिंद्रा राजपक्षे की, वो अपने आप में काफी एंटी तमिल हिंदू थी। उस वजह से सिविल वार खत्म होने के बाद भी लोगों के जहन में ये याद बनाई रही गई कि तमिल हमारे दुश्मन है, उनको एक इंटरनल एनिमी की तरह ट्रीट करा जाने लगा। उसकी वजह से उनका जो बजट का प्रपोर्शन था वो काफी ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट हो गया। जो डिफेंस बजट पहले 6% हुआ करता था, वो 21% हो गया। उसकी वजह से जो बेसिक नीड्स की जरूरतें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब इग्नोर होने लगी। और उसकी वजह से आज इकोनॉमिक सिचुएशन हुई है। 2015 में महिंद्रा राजपक्षे तो चले गए, लेकिन 2019 के इलेक्शन में फिर से इनका परिवार, इनकी पार्टी वापस आ गई। 2019 में महिंद्रा राजपक्षे इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंट का। इलेक्शन वो जीत भी गए। उन्होंने बहुत सारे वादे करे, कुछ तो अच्छे वादे थे, कुछ तो अनरियलिस्टिक पॉपुलिस्ट मेजर थे। पहला वादा तो उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ का किया, जॉब क्रिएशन का किया, जो कि सभी लोग करते हैं, जो कि ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉमिस उन्होंने किया कि टैक्स में हम रिडक्शन करेंगे, टैक्स कम कर देंगे। उन्होंने बोला कि वैट में काफी कमी आ जाएगी। उन्होंने वैट कम भी कर दिया, 15% से 8% कर दिया। लेकिन 2019 के लास्ट में 20 में कोरोना आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी ठप हो गई। जो भी रेवेन्यू का जनरेशन हो रहा था वो सब रुक गया। ऊपर से टैक्स में कमी भी हो गई। गवर्नमेंट के पास सारे जो रिसोर्सेस थे वो खत्म होने लगे। गवर्नमेंट ने उधार लेना शुरू कर दिया। 2000 दिसंबर 2019 में 94% जीडीपी का उनके पास उधार था, डेट था। लेकिन 2021 में वो 119% ऑफ जीडीपी हो गया। 2017 में फॉरेन डेट उनके ऊपर $67 बिलियन का था। लेकिन 2020 में वो डेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनको केवल 95% अपनी जीडीपी का टैक्स पेमेंट में चला जाता है। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। मास्टर स्ट्रोक पता है ना, जिसमें हो अल्लाह बहुत ज्यादा होता है, बट उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च, लॉजिक, रैशनल नहीं होता है। उन्होंने बोला कि श्रीलंका को एक ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया जाएगा 10 साल में। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में बहुत अच्छी बात है, हमारी हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होना भी जरूरी है ना। जैसे हमारे देश में सिक्किम ने किया है, उसने 15-20 साल से वो तैयारी करी हुई थी, अब जाके वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट में तब्दील हुआ है। लेकिन श्रीलंका ने पहले तो बोला कि 10 साल में ऑर्गेनिक स्टेट में बदलेगा, लेकिन एक दिन उसके गोटाबाया राजपक्षे को सपना आया कि उन्होंने रातों रात डिक्लेयर कर दिया कि आज से श्रीलंका में केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। जितने भी फर्टिलाइजर की सप्लाई थी, केमिकल्स की, इंसेक्टिसाइड की, सब पे रोक लगा दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास डाटा थे नहीं, इसलिए उन्होंने इंपोर्ट पे रोक लगा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था उसमें 20 से 30% कमी आ गई। इवन जो ऐसे प्रोड्यूस जैसे कि राइस हो गया, टी हो गया, जिसमें कि श्रीलंका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, उसमें भी इतनी ज्यादा कमी हो गई कि गवर्नमेंट को वो भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ने लगी। वहां पे पूरा आकार मच गया, नेशनल वाइड प्रोटेस्ट होने लगे, लंबी लंबी लाइन लगने लगी दुकानों में। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल ना कर पाए तो यही होता है कि वहां पे फूड माफिया एक्टिव हो गए। लोग होल्डिंग करना शुरू कर दिए। लोगों को लगा कि अभी प्रॉब्लम पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, तो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस मार्केट में था, वो लोग, बड़े लोग अपनी दुकानों में, अपने घर में इकट्ठा करके रखने लगे। आम आदमी के लिए प्रोडक्शन और कम हो गया। फूड माफिया बाद में उसको बहुत लंबे लंबे हाई प्राइस पे उसको बेचना शुरू कर दिया। चीजें आम आदमी की रीच से बाहर होने लगी थी। और गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू लॉस होने लगा था, उसके पास कोई रिसोर्स था नहीं। कुछ उनके इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से कुछ टूरिज्म में लॉस हुआ, और उसके बाद रही सही कसम कोरोना ने पूरी कर दिया। गवर्नमेंट ने वहां पे पैसे छापना शुरू कर दिया, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कोई बची नहीं थी। गवर्नमेंट के पास टैक्स आ नहीं रहे थे, टैक्स उन्होंने पहले से खत्म कर दिया था। उस वजह से उन्होंने धुआंधार पैसे में प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। अब ऐसे केस में क्या होता है, अगर प्रोडक्शन ना हो, केवल प्रिंटिंग हो रही है पैसे की, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इसीलिए वहां का इन्फ्लेशन 25% के रेट पे पहुंच गया। श्रीलंका गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट यहीं पे नहीं रुका। श्रीलंका में एक पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट, जो कि काफी कामयाब पोर्ट है, पूरे रीजन का बहुत ही अच्छा वेल फंक्शनल पोर्ट है। यहाँ पे एक दूसरा पोर्ट है जिसे हनबनटोटा पोर्ट कहते हैं, जो श्रीलंका के साउथ में एग्जिस्ट करता है। महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे को ये लगा कि अगर इसको भी डेवलप कर दिया जाए तो ये भी कोलंबो की तरह बहुत कामयाब हो जाएगा, हमारी इससे बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी और इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दिया, रातों रात उन्होंने ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई, कोई इकोनॉमिक कंसल्टेशन नहीं था। बट एक हाव अल्लाह करने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया। गवर्नमेंट के पास लेकिन पैसे थे नहीं, तो वो लोन लेने के लिए इंडिया के पास आए, अमेरिका के पास गए, कुछ और कंट्रीज के पास भी गए। इंडिया और अमेरिका ने तो इसलिए मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो आप रेवेन्यू की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाद में आपको ये प्रॉफिट होगा, वो नहीं होने वाला है। आईएमएफ के पास जब वो गए तो आपको पता है कि आईएमएफ जब भी लोन देता है तो बहुत सारी कंडीशनलिटी लगा देता है कि आपको ये उनके अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमी चलाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मजबूरी में श्रीलंका को चाइना के पास जाने लगा। एक तरीके से आईएमएफ ने और वेस्टर्न कंट्री ने श्रीलंका को चाइना की गोद में बिठा दिया। अब चाइना लोन तो दे देता है, कभी कभी सस्ते दाम में भी दे देता है, लेकिन उसके बाद जो वो करता है वो काफी खतरनाक होता है, जो लोगों को बहुत देर में रियलाइज होता है।
जिसे हम लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। यानी वो लोन दे देगा, उसके बाद वो इकोनॉमिकली वायबल होगा नहीं, वो मजबूरी में, उसके बाद वो कंट्री एक तरीके से सरेंडर कर देगा चाइना के हवाले अपने आप को। अब हनबनटोटा पोर्ट तो बन गया, उसके बाद वही हुआ जिसका अंदेशा था, वो इतना प्रॉफिट देने नहीं लगा, लॉस में चला गया एक तरीके से। गवर्नमेंट के पास कोई रेवेन्यू था नहीं, तो उन्होंने उसको अनाउंसमेंट कर दिया कि प्राइवेटाइज करने के लिए, लीज पे देने के लिए। लीज पे देने से उनको $1.2 तो मिल गए, लेकिन उसकी वजह से चाइना ने 99 साल के लिए हनबनटोटा पोर्ट को लीज पे ले लिया। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि शायद वो 200 साल तक के लिए लीज पे ले सकता है। उससे हनबनटोटा पोर्ट में चाइना की शेयर होल्डिंग 80% तक हो गई। श्रीलंका ने तो पोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी चाइना को दे दिया, लेकिन उसके बाद इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने यह बोला कि अगर इंडिया के इतने करीब देश में कोई कंट्री सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी ले लेगा, कल को क्या पता वहां पे मिलिट्री बेस ही बना ले, तो इंडिया के प्रोटेस्ट के बाद चाइना की शेयर होल्डिंग 80 से 70% पे लाई गई, और जो सिक्योरिटी का जिम्मेदारी थी वो श्रीलंका ने अपने हाथों में ले लिया। लेकिन उसके बाद इंडिया को बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को देनी पड़ी, ताकि श्रीलंका की इकोनॉमी प्रॉब्लम ना हो, कुछ उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। 2019 में जब गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, उसके बाद से उनके परिवार का दबदबा सरकार के अंदर बढ़ता गया। उन्होंने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को, जो कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके अलावा कैबिनेट की सभी इंपॉर्टेंट पोजीशन उनके परिवार के लोग ही होल्ड कर रहे थे। नमल राजपक्षे को यूथ और स्पोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। बसल राजपक्षे, जो कि श्रीलंका का सिटीजन था ही नहीं, अमेरिका का था, उसके लिए कानून में संशोधन कर दिया गया, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। उसी दिन से वहां की इकोनॉमी का भंडार होना शुरू हो गया। उसके अलावा उसके परिवार को, कैबिनेट के अलावा उनके परिवार के 40 मेंबर वहां की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रहे। 70% बजट तो केवल एक परिवार ही रेगुलेट कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे एक ही तरह के डिसीजन आएंगे, एक ही सोच रखने वाले लोग फैसले लेंगे, तो फैसले तो खराब होंगे ही। वहां पे ना कोई डिस्कशन का स्कोप था, ना डिबेट का, ना क्रिटिज्म का। गवर्नमेंट इतनी ज्यादा अथॉरिटेरियन हो चुकी थी कि वहां की मीडिया, वहां पे अपोजिशन को भी बहुत ज्यादा इल ट्रीट किया जा रहा था। अमृत सेन ने अपनी बुक में भी लिखा है कि जहां भी किसी फैसले में कोई डिबेट डिस्कशन का स्कोप ना हो, क्रिटिज्म ना हो, अल्टरनेटली व्यू पॉइंट को स्वागत ना करा जाए, वहां पे तो ये सिचुएशन आना अपने आप में अब बात यह है कि इतनी ज्यादा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, नेपोटिज्म, करप्शन के बाद भी वहां की जनता इन लोगों को मौके बार बार क्यों दे रही थी? क्योंकि वहां पे अथॉरिटेरिज्म और रिलीजियस का, धर्म का अफीम चुसाया गया था। सबको लगता था कि धर्म के नाम पे जो कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। क्योंकि वहां पे एथनिक क्लैश और सिविल वार की हिस्ट्री तो थी, तो उस वजह से महिंद्रा राजपक्षे का परिवार एक हीरो बन के उभरा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिस टाइम सिविल वार खत्म हुआ था उस टाइम महिंद्रा राजपक्षे ही वहां पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सिविल वार के आखिरी टाइम केवल 2009 में लगभग 40,000 तमिल की हत्या करी गई। उसके बाद वहां के मेजॉरिटी सिन्हालीज ग्रुप को, सिन्हालीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को लगा कि ये हमारा हीरो है, और उसको वो बार बार जिताते रह गए। उनको लगा कि हमारा कल्याण यही करेगा। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वहां के इकोनॉमिक फैसले के पीछे कोई इकोनॉमिक डिस्कशन, साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ करती थी, बल्कि वहां के एक सिन्हाली सैन का इतना ज्यादा रसूख था, इतना ज्यादा गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस था कि इकोनॉमिक फैसले भी उसी बुनियाद पर लिए जा रहे थे। डेवलपमेंट क्या होगा वो वहां के सिन्हाली सैन डिसाइड करते थे। कुछ ऑब्जर्वर का तो ये भी कहना है कि पहले तो ज्योग्राफिकल क्लोजनेस होने की वजह से श्रीलंका इंडिया के करीब हुआ करता था, लेकिन सिन्हालीज मोंग को लगा क्योंकि श्रीलंका भी बुद्धिस्ट कंट्री है, चाइना भी बुद्धिस्ट कंट्री है, इसलिए उन्होंने मजबूर करा श्रीलंका को चाइना की गोद में जाके बैठने के लिए। इंडिया से दूर इसलिए कर दिया क्योंकि तमिल का ओरिजिन इंडिया हुआ करता था, इंडिया हिंदू मेजॉरिटी कंट्री हुआ करता था, इंडिया में मुस्लिम भी काफी हैं, इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट वर्सेस हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बना दिया। नतीजा आपके सामने है।